नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश इस वक्त चुनाव के मूड और माहौल में है, लेकिन आज से करीब ठीक 12 दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और संसद के शीतकालीन सत्र की आहट जैसे जैसे नजदीक आएगी, वैसे वैसे देश में वक्फ संशोधन कानून जो है, उसको बिल जो है, उस बिल को लेकर के देश में माहौल गरमाने लगेगा। वैसे माहौल इस वक्त चुनावों में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर गरमा चुका है, क्योंकि कई फतवे ऐसे जारी किए गए हैं मुस्लिम संगठनों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उसी पार्टी को वोट करना है मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो है उसको हाथ ना लगाए, उसका विरोध करे। और विरोध का आलम यह है कि हम देख चुके हैं जेपीसी की बैठकें हो रही हैं और जेपीसी की इन बैठकों में बाकायदा टीएमसी के एक सांसद तो जो शीशे की बोतल है वो फोड़ चुके हैं जेपीसी की बैठक में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जेपीसी की कोई बात पसंद नहीं है। कमेटी में जो उस वक्त को लेकर जो चर्चा चल रही है उनको पसंद नहीं है और उस एक दिन के लिए उनको उस बैठक से निलंबित भी होना पड़ा। तो इस वक्त जो माहौल गरमाया हुआ है, दो टूक में आज हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सारे माहौल के बीच एक तरफ हम देख रहे हैं कुछ मौलाना लगातार जहरीली जबान बोल रहे हैं। वो कभी आर पार की लड़ाई कहते हैं, कभी कहते हैं हम सड़कों पर आ जाएंगे, कभी कहते हैं अगर वक्फ कानून को हाथ लगाया तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और उसके बाद जो है मुस्लिम युवक सड़कों पर आ जाएंगे। इस तरह के तमाम बयान दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने दो टूक कह दिया है। अमित शाह ने दो टूक कहा है कि जो वक्फ जो संशोधन बिल है वो मोदी सरकार उसको पारित करवाएगी। और जब उनसे सवाल पूछा गया, मुंबई में उन्होंने एक सभा में भी कहा, इससे पहले भी और लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस तरह से देश में नहीं चल सकता कि आप किसी की जमीन पर कब्जा कर लो और किसी की जमीन को अपनी जमीन बता दो, ये सब कुछ चलेगा नहीं। और उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन एक ही है और सॉल्यूशन ये है कि जो बिल है उसको कानून बनाया जाएगा। जिस तरह से अमित शाह ने ऐलान किया है उसको देखकर सरकार के इरादे जो है बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मौलाना मुस्लिम संगठन जो माहौल बना रहे हैं और विपक्ष जिस तरह से कांच तोड़ राजनीति पर आ चुका है, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अगले आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड पर क्या होगा। सरकार किस तरह से इस बिल को पारित करवाएगी या विपक्ष कैसे अपनी राजनीति में कामयाब होगा। दो टूक में आज इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको कुछ मौलानाओं के बयान सुनने चाहिए जो उनके भड़काऊ बयान है, जहरीली जबान है, भड़काऊ बयान है, और दूसरी तरफ अमित शाह का दो टूक ऐलान है। सुनिए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। कैसे चलेगा ये काम? जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे बदलेगी हालात? समझना पड़ेगा, उस सबको समझना पड़ेगा। और आज ये मुसलमानों के मसले पर है, कल जैनियों के होगा, सिखों के होगा, बौद्धों के होगा और सनातनियों के पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं, इन्हें जायदादों से मतलब है। तुम्हें ईट तो हिला के देखा फकात की, अगर आप सड़कों में नहीं आए तो हमसे बोलना। इस बिल में वक्फ यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है, आप बताइए हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी, कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर ये मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादत गाह थी।
इसको खोद के देखा जाए। यहाँ ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए। मुझे बताओ, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। संसद में पारित होने वाला है वक्फ का कानून, ये अमित शाह कह रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं, मौलाना साफ तौर पर कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर उतरेंगे। 24 तारीख को ऐलान कर दिया गया है, 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र होगा और 24 नवंबर को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन होगा। जो तमाम मुस्लिम संगठन है उनकी ओर से ऐलान किया गया है। और मौलाना तौकीर रजा को तो आप सुन ही रहे थे, उन्होंने कहा 24 तारीख को हम आएंगे और उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी गई, यानी संसद में कोई फैसला हो उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला हो चुका है। और साथ साथ ये कहा उसके बाद 15 दिन बाद जब हम आएंगे तो फिर हमें दोष मत देना। कौन सी धमकी दे रहे हैं समझना जरूरी है। और सरकार इतनी आश्वस्त क्यों नजर आ रही है, इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज डिबेट में 5 मेहमान इसमें जुड़ेंगे। मेरे साथ अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के माफ़ कीजिएगा, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जुड़ चुकी हैं, एनसीपी की नेता हैं डॉक्टर सीमा मलिक। अतीकुर रहमान जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, अतीकुर रहमान जी इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ धनंजय गिरी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं अतीकुर रहमान जी आपसे करना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी, नाम संविधान का इन दिनों लिया जाता है, संविधान की दुहाई दी जाती है। जो दिल्ली में भी एक सभा हुई उसको संविधान की सुरक्षा का नाम दिया गया, ठीक है। और संसद में जो कुछ हो रहा है एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। एक बिल आया और वो बिल जो है जेपीसी के पास है, जेपीसी की बैठकें चल रही हैं, जेपीसी में विपक्ष भी है, जेपीसी में जो है करीब 7-8 मुस्लिम सांसद भी हैं, वो सब अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संसद से बाहर सड़कों पर अगर अभी से धमकियां दी जा रही हैं, आर पार की लड़ाई, अभी से ये धमकियां दी जा रही हैं कि हमने अपने लड़कों को रोक कर रखा हुआ है, अभी से धमकियां दी जा रही हैं कि जो है सरकार कब्जा करना चाहती है, तो ये क्या संविधान की लड़ाई है या शरीयत की लड़ाई है? जी धन्यवाद। बिल्कुल शरीयत की लड़ाई नहीं है। देखिए, क्योंकि सरकार ने एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जो बिल आया है, अमेंडमेंट बिल वक्फ से रिलेटेड, उसके अंदर एक पॉइंट है, वो पॉइंट को कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आज तक मुझे उसका क्लैरिफिकेशन दे नहीं पाया। और वो एक पॉइंट को लेकर ही मुसलमानों के पूरे दिलों में एक तरह के मुझसे कहा जा रहा है। आपके सवाल का जवाब कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं अशोक श्रीवास्तव जी आपको इसका जवाब दे देंगे, वो योग्य प्रवक्ता हैं भाजपा के। मतलब आप डिबेट शुरू हुआ और आपने पर्सनल अटैक से, पता है क्या होता है, जब डिबेट शुरू होती है लोग पर्सनल अटैक करते हैं तो लगता है कि वो डिबेट में तैयारी करके नहीं आए, तो उनका एजेंडा पहले ही आप तैयारी करके आया करो सर, अच्छा लगेगा, आप तर्कों से बात करोगे। लेकिन क्या है, मैं जानता हूं आपने तैयारी की नहीं, अभी भी आप डिबेट शुरू हुई फोन पे इससे बात कर रहे थे। आप व्यस्त नेता हैं, आपके यहाँ 50 लोग फोन करते हैं, इधर टिकट दे दो, उधर टिकट दे दो। लोग टिकट मांगने के लिए, कोई प्रवक्ता बनने के लिए, सरकार कहीं नहीं बन रही, कोई इसके लिए फोन करता है, आप 50 फोन पे लगे रहते हो, तो तैयारी नहीं कर पाए, तो आपने सोचा कि शुरुआत कर दे अशोक श्रीवास्तव पे पर्सनल अटैक करके। लेकिन सर मुझ पे पर्सनल अटैक करके कुछ नहीं होगा, बड़ा छोटा सा आदमी, विषय पर आते हैं जी। अतीकुर रहमान जी, तो एक जो नहीं, आपने एक मिनट आपने कहा एक बिंदु है जिस पर जो है कोई जवाब नहीं दे पाया, सरकार ने कंफ्यूजन करा है। मैं ये जान रहा हूं कि इस वक्त 31 से ज्यादा 31 सदस्य हैं जेपीसी की बैठक में, जेपीसी की जो कमेटी है उसमें, तो 31 लोग हैं, 31 लोग वहां सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे, वहां पर सब चीजें चल रही हैं, संसद में भी सब कुछ होगा। तो अभी से आप क्यों मान रहे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और ऐसा है वैसा है? जी, क्योंकि जो अन्य प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं और जो मीडिया भी खास तौर से है कि भाई मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। अशोक जी, मैं आपको बताऊं कि अब तक के 2 डजन अमेंडमेंट इससे पहले भी आ चुके हैं वक्फ बोर्ड के कानून के अंदर,
और वो तमाम 2 डजन अमेंडमेंट के अंदर सरकार के पावर बढ़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर बढ़े हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, कम्युनिटी के पावर नहीं बढ़े, मुसलमानों के पावर नहीं बढ़े। कोई मुसलमानों का आलिम, उलेमा, मौलाना इन बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। इसके करता धरता जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। एक मुसलमान नाम का जो यस मैन होता है चीफ मिनिस्टर का, वो उसका चेयरमैन बना दिया जाता है। तो आखिर मैं ये समझना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ताओं से कि आखिर मुसलमान समाज इससे कैसे जुड़ी हुई है। अगर मुसलमान समाज को इससे कोई फायदा हुआ होता, मान लो साउथ इंडिया के टेम्पल्स कहते हैं कब्जा कर लिया, उस कब्जे की रकम से मुसलमानों को, मुस्लिम कौम को अगर कोई फायदा हुआ होता तो मैं मानता कि भाई हमने कब्जा किया, हमने फायदा उठाया। सर आपको तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे ये जो कब्जे हो रहे हैं इससे किसी मुस्लिम आवाम का कोई भला नहीं हुआ है। इस पर कब्जे कौन कर रहे हैं, इस पर कब्जे कौन रहे, इस पर कब्जे अभी तो आरोप सीधा सीधा मौलाना नदवी पे है कि दिल्ली में मौलाना नदवी ने जो उनका ऑफिस है वो कब्जे करे हुआ, असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप है। कब्जे आप नहीं कर रहे अतीकुर रहमान जी, और उन कब्जों से किसी आम मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा। और एक जानकारी आपको दे दूं, जो आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये देख रहा था, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 2008 में एक हाईकोर्ट में फैसला था, मेरे ख्याल से कर्नाटक हाईकोर्ट में, तब 3 लाख एकड़ जमीन बताई गई थी कि वक्फ के पास जो है 3 लाख एकड़ जमीन है 2008 में, और आज जो है 9 लाख एकड़ जमीन, 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, और कुछ लोग कहते हैं 12 लाख एकड़ जमीन है। तो क्या इतनी जमीन है ऐसी, सरकार के जो है वो बढ़ रहे हैं, सरकार के उसमें दखल बढ़ रहा है, सरकार की शक्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जमीनें बढ़ रही हैं। गजब की सरकार की इसमें वो है। और दिल्ली में कौन नहीं जानता, दिल्ली में चुनाव से पहले जो 133 जमीनें नाम कर दी गई थी, वो कौन नहीं जानता कि कांग्रेस ने 133 जमीनें कैसे जो है नाम कर दी थी। तो वो उस पॉइंट पर आ जाइए ना श्रीवास्तव जी, उस पॉइंट पर आ जाइए जो अमेंडमेंट बिल के अंदर है कि 3 महीने के दरमियान अगर कोई भी वक्फ लैंड ये डिक्लेयर नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई कि ये किस तरह से उनको बिलोंग करती है, तो उसका क्लेम उस पर खत्म हो जाएगा। किसी कोर्ट में वो अपील नहीं की जा सकती है। अतीकुर रहमान जी 1 मिनट, अतीकुर रहमान जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। पता है क्या है, आप जेपीसी की प्रक्रिया, जो जेपीसी में जो चल रहा है, जो संसद का जो अधिकार है, उसमें आप यहां पर प्रवक्ताओं से डिबेट करके उसका जवाब ले लेना चाहते हैं। ये तो संसद में चीज जाएगी, और उसके बाद अगर कोई संसद में, तो मैं जानता हूं कि, फिर कह रहा हूं मैं, वहां पे मुस्लिम सांसद हैं, और मैं वहां पर अगर ये आपत्तिजनक है वो उस पर सवाल जवाब करेंगे। और अभी तो बिल है ना, बिल है तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार भी हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल जो मैंने पूछा, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने कहा संसद में एक प्रक्रिया चल रही है, संसद की प्रक्रिया से इतर अगर बाहर जब धमकियां दी जा रही हैं कि अभी हमने अपने लड़कों को रोक के रखा है, आर पार की लड़ाई होगी, हाथ लगा के दिखाएं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं तो वो पूछ रहा हूं, ये कौन से संविधान की लड़ाई है देश में। बड़ी अच्छी बात आपने कही श्रीवास्तव जी कि भाई क्योंकि जेपीसी है, अब सारा दारोमदार जेपीसी पर है, तो अब क्या होम मिनिस्टर को ये चाहिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तो ला कर रहूंगा। भाई होम मिनिस्टर को सीधी सी आप जैसी कह रहे हैं, जेपीसी फैसला करेगी, जेपीसी रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट डिस्कस करेगा, पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। ये होम मिनिस्टर को क्या शोभा देता है ये बोलना कि ला कर रहूंगा, दिखा कर रहूंगा, ऐसा करके रहूंगा। और कान खोलकर सुन लो, ये किसकी लैंग्वेज है? मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात की। ये सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़े, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़ेंगे, तो मेरा सवाल आज बीजेपी के प्रवक्ता से पहला सवाल ये था जो आपने पूछा। तो आप चाहते हैं कि मेरा सवाल, आपके नाम से सवाल पूछ लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। आपने कह दिया होम मिनिस्टर का तो बयान अब आया है ना, होम मिनिस्टर का बयान तब आया जब इस तरह की धमकियां, और अगर इस तरह की धमकियां दी जाएंगी तो फिर तो कोई भी कहेगा कि हाँ देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। मैं नहीं कहता कि होम मिनिस्टर ने जवाब में कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह के बयान आ रहा है उस पर भी 2 शब्द बोलने चाहिए ना। लेकिन दिक्कत यही है कि उस पर 2 शब्द बोलते नहीं आप लोग, और इसीलिए इस तरह के मौलाना जो है उनका हौसला बढ़ जाता है, और इसीलिए अमित शाह को ये शब्द बोलने पड़ते हैं, और इसीलिए हम जैसे पत्रकारों को ऐसे शब्दों को चैलेंज करना पड़ता है। लेकिन सीमा मलिक जी, ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है ना, इस तरह की जबान बोली जा रही है, फतवे जारी किए जा रहे हैं। अभी जमशेदपुर में कल फतवा जारी हुआ
झारखंड में फतवा जारी हुआ। झारखंड के उस फतवे में साफ तौर पर यह लिखा था कि उन पार्टियों को इंडी गठबंधन को वोट देना है, इसलिए वोट देना है क्योंकि इंडी गठबंधन जो है वो वक्फ का जो कानून है उसको लेकर के हमारे साथ खड़ा है। तो मतलब ये क्या वोट की लड़ाई है? और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, और हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो देखिए, ये जिस तरह की पहले आपने देखा ही होगा कि पहले बोला गया कि मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से काम करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, और एक जेपीसी बनाई गई और ये हुआ कि जेपीसी जो है उसमें ये सब चीजें डिस्कस होंगी। पर अभी अचानक अगर हमारे गृह मंत्री जाके किसी भी रैली में बोल देते कि आप मतलब जो भी है हम बिल ले आएंगे विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी कंसेंसस ऑफ द पीपल। जब जेपीसी में एक चीज है तो वो उसको मेरे ख्याल से उससे काफी चीजें हो रही हैं। आपने भी बताया, चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, चाहे जो भी चीजें हो रही हैं, पर देखिए ये है कि हम वहां से डिसीजन तो वहीं से आएगा। तो इस समय इस तरह की चीजें कहना, देखिए ये लोग जो है एक हम लोग किसी अदृश्य शक्ति के अंदर तो काम करते नहीं है। इनविजिबल जो शक्ति है उसके मतलब अंडर तो हम काम करते नहीं है। तो हम देखिए, सीधी सी बात है कि एक चीज जेपीसी में है, अचानक हमारे गृह मंत्री आके बोल देते हैं कि वही वाली बात है कि लोगों को बांटने के लिए और भड़काने के लिए। तो नेचुरली जो एक ऑर्डिनरी मैन है, जो आप मौलाना या इन लोग की बातें कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहती कि ऐसी बातें होनी चाहिए, पर कोई भी अगर ऑर्डिनरी पर्सन है तो वो हो सकता है कि एक्साइट होकर कुछ चीजें कह दे। ओके, ऑर्डिनरी पर्सन आप कह रही हैं। ये मौलाना जो 50,000 की भीड़ जुटाते हैं दिल्ली में, और 50,000 की भीड़ जुटा के ये कहते हैं कि 24 तारीख को हम आएंगे, संसद के दरवाजे पर आएंगे, दिल्ली में आएंगे, और दिल्ली में आकर उसके बाद जो है फैसला करेंगे, और नहीं माना गया तो 15 दिन बाद आएंगे। उसके बाद ये ऑर्डिनरी लोग हैं, ये ऑर्डिनरी लोग हैं। सीमा जी एक मिनट रुकिएगा, मैं एक मिनट रुकिएगा सीमा जी एक मिनट रुकिए। मैं जरा अजय वर्मा जी का भी एक मिनट सीमा जी एक मिनट रुकिए। मैं एक साथ एक विषय पर पहले डील कर लूं, फिर मैं बाकी विषयों पर आता हूं। तो अजय वर्मा जी क्यों, उनकी भी बड़ा जरूरी हो जाता है उनका भी राय लेना, कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा जी, आप क्या कहेंगे, ये जो धमकियां दी जा रही हैं मौलाना द्वारा, इनकी जो बयानबाजी है, और अमित शाह ने भी जो बोला, आप भी बोल दीजिए, अमित शाह ने बोला इसलिए। देखिए, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है जमी से ही नजर आता है और आसमां कहलाता है। अशोक जी, मैं तो देखिए आपको आपकी योग्यता का वर्णन कर रहा था शुरू में, लेकिन चूंकि आपको आदत है कि बहुत ऊंची ऊंचाई पर बैठे हुए हैं तो नीचे देखना भूल जाते हैं कि जमीन पे भी कुछ लोग रहते हैं। मैं तो ये बता रहा था उनको, खान साहब को, कि आपके सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं देंगे, अशोक जी सुपर में है ये दे देंगे। तो अगर ये मेरी गलती है तो शब्द वापस ले रहा हूं। अब फिर मैं अगली आपका बात जवाब कर रहा हूं कि अगर मुझे वो गलत लगा आपको तो शब्द वापस ले लिए। मुझे आपकी कोई बात गलत नहीं लगती। आप जो कहते हैं मैं उसका जवाब दे देता हूं। गलत क्या, आपका अधिकार है, आपको बोलने के लिए बुलाता हूं। बोलिए आप बोलिए। अच्छा, अब मैं बफ के उस पर कहता हूं कि जब बफ का मूवमेंट चला था, सबसे पहले तो जब जेपीसी में देश की सरकार ने पाल साहब के नेतृत्व में 31 सदस्य बना के भेज दिया मामला, तो इस पे आपको कायदे में डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी। ये तो, लेकिन चूंकि भाजपा का एक एजेंडा है, लिख के आ जाता है उनके ऑफिस से, आईटी सेल से, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। आप जैसा योग पत्रकार भी उस चीज को भूल के उसे चला देता, कोई बात नहीं, ये भी माफी मिले। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। 1,25,000 ऑब्जेक्शन हिंदुस्तान के लोगों ने भेजे थे बफ के इस बिल के ऊपर कि हमें ऐतराज है। 1,25,000 रिकॉर्डेड वो है। तो उस पर निर्णय जो होगा करेंगे, लोगों की भावना है, आप अपना पक्ष रखते हैं, बीजेपी अपने तरीके से उसको अच्छी चीजें लगती हैं। मौलाना, ये लोकतंत्र है, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, कोई मर्डर और हत्या तो नहीं कर रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा कि चुनाव से पहले 5 साल तक तो सरकार को याद नहीं आते हैं और इनके आदर्श से दूध ईडी सीबीआई इनके टैक्स ठीक चुनाव से पहले छापे की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। तो ये काम तो अपोजिशन के लोग नहीं कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। या फिर ये कहिए अशोक जी कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, घोषित कर्फ्यू है, तो फिर हम सवाल पूछने ही बंद कर दें। तो कोई भी बिल पे अगर आपत्ति है, सरकार ने, आपने देखा 16 नवंबर आ रहा है, देश लाइन में लग गया मित्रों, इलीगल करेंसी, तो वो भी आ रहा है समय, देश बर्बाद हो गया। आज तक अर्थव्यवस्था नकली ऊपर चल रही है, असली जैसी है सबको पता है।
कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। ऐसे ही वक्फ में अगर किसी को आपत्ति है, सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। सरकार ने सरकार बना ली, चाहे वो त्रिशंकु बनाई, नरेंद्र नायडू, नीतीश और एनडीए चल रही है, चला दीजिए। लेकिन जब नायडू साहब कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में 4% में अपना लोगों को, मुस्लिम्स को वो दूंगा और यहाँ वक्फ में मामला नहीं होगा, तो वहां मोदी जी सबसे पहले आप बोल के दिखाएं, अशोक जी, वहां अमित शाह बोले, आप बोले, फिर उसको आंध्र प्रदेश को ना छोड़े और बिहार को ना छोड़े। तो ऐसा है, निर्णय आने दीजिए। डिबेट तो ये पार्ट है। आज आप अच्छा एक चुनाव चीज चल रहा है। एक चीज बताइए, ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो है, जो विषय जेपीसी के पास हो उस पर देश में मीडिया बहस नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता? आपके पास भी लाल किताब होगी, राहुल गांधी जी ने एक प्रति आपको भी भेजी होगी। अगर वो खाली किताब नहीं है जो आपके पास है, तो फिर मुझे उसमें से पेज नंबर बताइए संविधान के। उस खाली किताब अगर नहीं है, लिखी हुई किताब है, तो जरा उसमें मुझे बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि जेपीसी में होने पर जो है। मैं नाम, किताब का नाम भी बता रहा हूँ और कहाँ लिखा हुआ है। हाँ बताइए। हिटलर की एक किताब थी, माइन कैफ। वो आप हिटलर की किताब क्यों पढ़ने लगे अजय वर्मा जी? राहुल गांधी ने आपको हिटलर की किताब भेज दी। गजब करते हैं आप। नहीं, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है। आप कांग्रेस के नेता हैं, आपको हिटलर की किताब क्यों भेज दी? उसका पेज नंबर 243 पढ़िए, हाँ। तो आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं जो आपको वाक्यांश कह रहा हूं, भारत, वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप क्या भारत को हिटलर की किताब से चलाना चाहते हैं? मैं तो संविधान से चला रहा हूं। मैं आपके जवाब दे रहा हूं। मैं संविधान से चला रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। ना हिटलर की किताब से मैं नहीं चलूंगा, ना मैं हिटलर की किताब से डिबेट करूंगा। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी, बड़ा सवाल, स्पष्ट सवाल। मैं हिटलर की किताब से नहीं चलूंगा, आप चलते हो तो आपकी मर्जी, मैं संविधान से चलूंगा। और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने आपके पास खाली किताब नहीं भेजी, तो मुझे बताइए संविधान के किस पन्ने में लिखा है, कौन से क्लॉज में लिखा है कि जेपीसी में जो विषय जाए उस पर मीडिया डिबेट नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता? मुझे बताइए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए समय, धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, मुझे उनके पास जाना है आपके सवाल लेकर। उनकी संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि अरे मैं आपके संविधान की किताब पूछ रहा हूं। ओके, अब हो गया, चलिए अब सबकी आवाज बंद कर दी। संविधान है, ओके, अब सबकी आवाज बंद कर दी, अब सबकी आवाज बंद कर दी। अब मेरा टाइम है, उसके हिसाब से अब चलेगा। मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम है। उसके बाद मैं धनंजय गिरी जी के पास सवाल लेकर जा रहा हूं। देखिए, पहली बात, अजय वर्मा जी ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि भैया जेपीसी में होता है तो मीडिया जेपीसी में है तो इससे देश में चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, मैंने अभी डिबेट में धनंजय गिरी जुड़े हैं, लेकिन मैं अभी 3 लोगों के पास गया, तीनों से मैंने जो सवाल पूछा, तीनों ने एक बार भी अगर तीनों ने, चाहे एनसीपी की डॉक्टर सीमा हो, या इसके अलावा कांग्रेस के हों अजय वर्मा, या इसके अलावा हमारे पास तीसरे जो मेहमान है जो अतीकुर रहमान जी, तीनों ने में से एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि ये जो खुलेआम सड़कों पे धमकियां दी जा रही हैं ये गलत है, ये असंवैधानिक है। डॉक्टर सीमा मलिक तो कह रही है ये बड़े कॉमन लोग हैं, ये कॉमन लोग हैं। और अजय जी सबको अमित शाह का बयान सुनाई दिया, गलत है। अमित शाह का बयान सबको सुनाई दिया, लेकिन किसी ने भी उस धमकी के खिलाफ नहीं बोला। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या इन धमकियों से डरे हुए हैं, या वोट का जो फतवा जारी हुआ है ना, वो फतवा अभी लागू है 20 तारीख तक, इसलिए कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। अगर बोल दिया तो वोट कट जाएंगे, इसलिए फतवा है, चुप रहो, धमकियां सुनो। ये देश धमकियां सुनेगा नहीं किसी की, आप लोग सुनेंगे, आप लोग सुनते होंगे, देश नहीं सुनेगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या कोई भी हो, इस तरह की धमकियां सड़कों पे दी जाए, अरे देश संविधान से चलाना चाहते हैं ना, तो संसद में जेपीसी बनिए, फैसला होगा ना, संसद में होगा। उसके बाद संसद में आपको संतुष्टि नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आवाजें बंद कीजिए, सबकी आवाजें बंद कीजिए। उसके बाद जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन जो संसद की नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सड़कों पर आर पार करना चाहते हैं, उसको इस देश का विपक्ष अपने कंधे पे लेकर घूम रहा है। और फिर कहते हैं कि हमारे हाथ में लाल किताब है। एक हाथ में लाल किताब है, दूसरे कंधे पर, दूसरे हाथ में इन्होंने दंगाई बैठा रखे हैं, दूसरे हाथ में फतवा है। यह विपक्ष की राजनीति है। अब इस राजनीति में सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? धनंजय गिरी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धनंजय गिरी जी, सीधी सी बात है, जेपीसी अभी चल रही है, जेपीसी की अभी डिसाइड होना, संसद डिसाइड करेगी। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2-2 कह जी हमारी, हम ये बिल पास करेंगे। क्या आपको नहीं लगता यह असंवैधानिक है? क्या आपको नहीं लगता कि ये
जेपीसी जो बनी हुई है, आप एक तरह से ओवरबोर्ड जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये भी भड़काऊ बयान है। अगर वहां से फतवे जारी हो रहे हैं, वहां से वोट के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो आप लोग भी इस पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं अशोक जी, देखिए अमित शाह जी एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह ने डंके की चोट पर देश के लिए काम किया। सच यही है कि चोट विपक्ष के वोट पर लग रही है। चोट डंका पर ही नहीं, विपक्ष की लंका पर भी लग रही है, जो सील हरण का प्रयास कर रहा है। कोई भी वोट संविधान के दायरे में ही चलेगा। देश में शरीयत नहीं, संविधान चलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो संविधान जिस बोर्ड पर लिख दिया वही चलेगा। वह एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर अमित शाह जी राष्ट्र की मजबूती की नई पटकथा लिख रहे हैं। कमजोर इच्छा शक्ति से हुकूमत नहीं चलती है। और जो इस तरह से मुंबई में जो हो रहा है, जो उलेमाओं के सामने सर झुका करके खड़े हैं, जो शिवाजी की विरासत की बात कभी करते थे, जो उलेमाओं की शर्तों के सामने सर झुकाए, वो कौन से मुंह लेकर शिवाजी की विरासत के सामने जाए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये देश हो, राष्ट्र हो या महाराष्ट्र, आप जो कुकृत्य कांग्रेस कर रही है, वो 10% मुसलमानों को जो आरक्षण देने की बात कर रही है। और ये जो धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट। धनंजय जी, आरक्षण वो विषय मैं अभी नहीं लाना चाहता। फतवे का कंटेक्स्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। फतवे की बात मैंने इसलिए की क्योंकि कल जो फतवा, एक मिनट रुकिए अजय वर्मा जी, कल जो फतवा जारी हुआ था उसमें वक्फ का जिक्र था कि वक्फ जो बिल है उसको जो सपोर्ट करने वाला इंडी गठबंधन, उसका विरोध करने वाला मुझके। मेरा सवाल सीधी से है, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, देश की जनता तय करेगी। लेकिन सवाल फिर है कि अगर जेपीसी बनी है तो जेपीसी का निर्णय और उसके बाद संसद, ये सब होने से पहले इस तरह की बयानबाजी क्या ठीक है? अशोक जी आप बताइए, जब जेपीसी बन गई, जेपीसी अपना काम कर ही रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौक चौराहे मस्जिद मजार सब जगह लेकर के माइक भोंपू तैयार और क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, ये किसने कहा? ये एक सोच है अशोक जी, ये एक सोच है, एक सोच है जिसमें अल्लामा इकबाल के शब्दों में लीजिए ना, एक सोच है कि चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। जो ये आज वक्फ बोर्ड कर रहा है, जो लोग सरिया से चलाना चाहते हैं, ये नमक का सरियत देना तो पहले सीखें, फिर सरिया से चलाना चाहते। वक्फ बोर्ड या कोई अन्य धार्मिक संस्थान हो, किसी को भी अपना भूखंड माने, उस पर मनमानी करना चाहे, राष्ट्र विरोधी कुत्ते हैं, साफ साफ राष्ट्र। जब आप अमित शाह जी कह रहे हैं हम बिल लाए तो सुधार करेंगे, सवाल ये नहीं उठ रहा है कि कैसे इतनी जमीनें बढ़ गई, कहां से बढ़ गई। 2013 में वक्फ बोर्ड 1913 में आया, 23 में आया, 95 में आया, लेकिन 2013 में जो कांग्रेस ने असीमित पावर दे दिए, अब कहीं आप जिसके मन पर वहां झंडा गाड़ दीजिए। 1500 साल पुराना तमिलनाडु के मंदिर पर जाके गाड़ दिया, आप हनुमान जी के मंदिर पर गाड़ दे रहे हैं, यहाँ दुर्गा जी के मंदिर पर गाड़ दे रहे हैं, आप देखिए हरियाणा में गुरुद्वारे पर जाके गाड़ दे रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड की जो दादागिरी चल रही है, जो मनमानी चल रही है, इस पर रोक लगाना निहायत और बेहद जरूरी है। दूसरी बात, वक्फ आप कर किसको सकते हैं? जो आप अपनी मेहनत से की गई संपत्ति अर्जित किए, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। ये कहां से आया, किसने दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं बताएंगे, उसके कोई डिटेल नहीं देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये एक तरह का दहशतगर्दी है, एक दहशतगर्दी दावेदारी है, गिरोहबाजी है। और कांग्रेस उसका सपोर्ट इसलिए भी कर रही है कि आपने कर्नाटक में देखा होगा कि कुछ जमीनें लेकर के और पीछे से किसको दी गई, अध्यक्ष को दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसको लौटाने का अशोक जी जो सीडी लाए हैं, अब इसकी सीडी का स्विच ऑफ करा दीजिए, और भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, एक मिनट। दूसरी बात कांग्रेस में कितने पप्पू अशोक जी, ये गिनना ही मुश्किल है। कांग्रेस का बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज, संसदीय भाषा देख के ये गोडसे के समर्थक आ जाते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए धनंजय जी, रुकिए धनंजय जी, रुकिए धनंजय जी, रुकिए, ये प्रज्वल देवेंद्र की विचारधारा को बढ़ाते हैं। धनंजय जी प्लीज, अजय वर्मा जी रुकिए, अजय वर्मा जी रुकिए, अजय वर्मा जी रुकिए, बीच में ना बोले, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए। अशोक जी एक मिनट, अभी हिटलर की बहुत बात सुन रहा है। सर छोड़ दीजिए ना, आप उनके एजेंडे में क्यों फंस रहे हो? तो उनको मेरे ऊपर अटैक करना होता है, वो उनको विषय से विषयांतर करना होता है। वो अक्सर बिना वो इतने बिजी हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक 5-5, 6 डिबेट करते हैं, इसीलिए वो कई बार मिक्स हो जाता है। तो हिटलर कहीं और बोलना होगा, यहाँ बोल दिया, वो छोड़ दीजिए विषय हिटलर का। मैं विषय पर रहता हूँ, हिटलर छोड़ दीजिए, हिटलर जिसको पढ़ा वो छोड़ दीजिए। मैं सौरभ दुबे, एक बात जो है अतीकुर रहमान जी ने कहा, उन्होंने कहा एक बिंदु है कि भाई सरकार ने कन्फ्यूजन फैला दिया है, और दूसरी तरफ जो है ये भी कहा जा रहा है कि भाई अभी तक जितने अमेंडमेंट हुए, वक्फ की तो ताकत नहीं बढ़ी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वक्फ के पास की ताकत नहीं बढ़ी, लेकिन वक्फ के पास ज़मीनें बढ़ गई, इतनी ज़मीनें बढ़ गई, 3 गुना ज़मीनें हो गई, बिना ताकत बढ़े हो गई। तो क्या ये सरकारों ने इस फ्री हैंड नहीं दे रखा था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से
अभी मैं आ रहा था मंडी हाउस से आगे निकला, सड़क पे देखा 2-3 गाड़ियां बहुत तेज उछल रही हैं। तो मैं देखा क्या है, तो भैया देखा तो ब्रेकर है, बहुत बड़ा ब्रेकर है। तो ट्रैफिक पुलिस वाला था, मैंने कहा भैया इसको ब्रेकर इसका जो है इतना ऊंचा है, इसको कम करवा लो। पता चला किसी ने इसके ऊपर चद्दर डाल करके मजार बना दी, कह दिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो पता चला पूरा कनॉट प्लेस जो है वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। असल में जो देश में हुआ वो यही हुआ, सच्चाई यही है। जिस प्रकार से वक्फ आ गए हैं, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है लगातार अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, और खासतौर से कांग्रेस की सरकार ने, देखिए वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने जो है सियासत और सांप्रदायिक हथियार बना रखा था। इस सियासत और सांप्रदायिक हथियार से वो लगातार जो है चुनाव में भी जाते थे। इसीलिए अभी आपने पूछा ना कि एक ने भी जो है जो उसकी बुराई नहीं की, उसकी खिलाफत नहीं की, जो मंच से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, सरकार को धमकी दी जा रही है, हिंदुओं को धमकी दी जा रही है, देश के अंदर जो है अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका किसी ने भी यहां पर जो है उसकी मजम्मत करने का प्रयास एक भी पैनलिस्ट ने जो है विरोधी खेमे के नहीं किया। देखिए मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को लगातार जो है वो मजबूती प्रदान की, देखिए ये कह रहे हैं कि जमीनें नहीं है, अभी मैं बताता हूं, अभी हालिया में जो है जो केरल है और कर्नाटक है जहां पर इन्हीं की सरकार है, वहां पर ये वक्फ बोर्ड के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि केरल में देखिए एर्नाकुलम जिला है जिसमें 400 एकड़ जमीन है, उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, और वो वहां पर जो ईसाई समाज है वो कह रहा है हम 600 परिवार तो यहाँ बहुत आजादी के पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं, और हमारी जमीन पर जो है वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि 400 एकड़ जमीन हमारी है। सेम स्थिति जो है वो कर्नाटक में हो रही है। कर्नाटक में लगातार 3 मंदिरों को एक साथ जो है 20 एकड़ के उसको वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारी है। अब वहां की जो सरकार है वो जो है वो खुल करके तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन पीछे से वो खड़ी है साथ में, क्योंकि वो ईसाइयों की जमीन है। तो सिर्फ जो है इसमें हिंदुओं की जमीन का अतिक्रमण नहीं है, इसमें ईसाइयों की जमीन का भी अतिक्रमण है। केरल में तो पूरी तरह से जो वहां के कई, मैं देख रहा था अभी बताया जा रहा है कि 500 या 1000 चर्च की जो बॉडीज हैं वो उतर आई हैं कि भाई इस तरह से वक्फ हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो एक मिनट रुकिएगा, तो मैं अतीकुर रहमान जी, अजय वर्मा जी कहाँ गए? अच्छा, अतीकुर रहमान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है पूरे देश में, अगर केरल में आज 500 से 1000 चर्च खड़े हो गए कि भाई हमारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, अगर लखनऊ में मैं देख रहा था, लखनऊ में एक मंदिर पर के बाहर जो है वहां वक्फ ने रातों रात जो है अपने बोर्ड लगा दी और कहा कि ये वक्फ की जमीन है। दूसरी तरफ कोलकाता में जो एक मंत्री है वहां पर वो माइक पर कह रहा है कि दक्षिण कलकत्ता, राजभवन, धर्मतल्ला जो मेट्रो स्टेशन है ये सब वक्फ की जमीन है। मतलब रातों रात कैसे जमीन हो जाती है वक्फ? ये भी तो समझाइए ना। आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है तो कैसे आ जाते हैं ये सब चीजें? नहीं, शायद आपने थोड़ा सा गलत सुना अशोक जी। मैंने कहा था कि मुस्लिम कौम को कोई अधिकार नहीं मिला है, सरकारों के अधिकार बड़े हैं, जो 2 दर्जन इसके अंदर अमेंडमेंट अब तक के आ चुके हैं। अलबत्ता देखिए मेरी बात साबित हो गई आज ये पैनल के ऊपर, ना तो धनंजय गिरी सही बात बता रहे हैं, ना सौरभ जी सही बात बता रहे हैं कि आखिर ये वक्त हुआ कैसे, इसके पास इतनी जमीनें कैसे आई। कांग्रेस ने, मैंने क्योंकि इससे पहले कोई पैनल पर मुझे आपने नहीं बुलाया, मैंने हर प्लेटफॉर्म से यही कहा है कि जितने भी वक्फ बोर्ड है वो सर से पैर तक के करप्शन में लिप्त है, और मुसलमानों को इसका अगर कोई फायदा पहुंचा होता तो आज मुसलमान इस तरह से पिछड़े हुए नहीं होते, उनके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, हॉस्पिटल्स होते, और इतनी गरीबी मुसलमानों को नहीं झेलनी पड़ती। ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो करप्शन है इसके तहत ही हुआ। अब ये सरकार जो अमेंडमेंट ला रही है अशोक जी, ये दवा से ज्यादा जहर है इसके अंदर। ये आप बात लिख कर रख लीजिए, जेपीसी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो चर्चा होगी तो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुलासा होंगे कि ये कोई सलूशन नहीं है कि 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपका इसके ऊपर से क्लेम चला जाएगा। ये असमंजस पैदा कर रहा है कम्युनिटी के अंदर। हमारे मौलाना हजरात जो हैं, हमारे दानिश्वर हजरात जो हैं, जो आपने जिन लोगों का वीडियो अभी दिखाया, उनके अंदर एक बेचैनी है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। किसी मौलाना ने कभी भी कोई वक्फ बोर्ड के अंदर अपनी मदालकत पेश नहीं की, अपना इंक्लूजन नहीं पेश किया, किसी मौलाना को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा है।
क्या बात कर रहे हैं सर मैं अभी एक मुस्लिम, एक मिनट, मैं आपको अभी मैं एक मुस्लिम मौलाना जो है उनका मैं पूरा इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमीयत उलेमा जो है और मदनी साहब, उन्होंने दिल्ली में जो ITO पर जो मस्जिद है वो कह रहे हैं वो वक्फ की ज़मीन के नाम पर बना रखी है, और वो कह रहे हैं उनका पूरा ऑफिस जो है वक्फ की ज़मीन पर है, और आप उनको दानिश्वर, वो कह रहे हैं आपके लिए दानिश्वर होंगे, लेकिन अगर कोई माइक पर खड़ा होकर धमकी दे रहा है तो वो दानिश्वर मेरे लिए तो नहीं हो सकता कम से कम। अगर वो भाषा है किसी दानिश्वर की, आपके साथ मैं डिबेट करता हूं, आप मेरी डिबेट में आते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में बात करेंगे तो फिर मेरे लिए आप मुस्लिम विद्वान तो नहीं रह जाएंगे। तो सवाल मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस तरह की भाषा, देखिए एक बात समझिए, मेरा मूल सवाल क्या है, मैं कह रहा हूं मूल सवाल कि JPC एक प्रक्रिया चल रही है देश में, और वो प्रक्रिया आपने खुद कहा कि करप्शन है। अगर करप्शन है तो हो सकता है कि अमेंडमेंट जो सरकार लाई, हो सकता है कि मौलाना अतीकुर रहमान के पास उससे बेहतर अमेंडमेंट हो, तो मौलाना अतीकुर रहमान भी अपने सुझाव भेजे और कहें कि नहीं ये अमेंडमेंट नहीं, ये अमेंडमेंट कर दीजिए ताकि ये जो करप्शन है रुक जाए। आप खुद मान रहे करप्शन है, इसका मतलब बदलाव जरूरी है, पर वो बदलाव हो रहा है एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर धमकियां दी जा रही हैं तो सवाल यह कि ये देश क्या इस तरह से धमकियों से चलेगा? जो लोग संविधान की बात करते हैं, अजय वर्मा जी, ये धमकियों से चलेगा देश, संविधान से चलेगा? एक मिनट आ रहा हूं। देखिए अशोक जी, इस भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह 7वां बड़ा 196 कंट्रियों में देश है, जो बड़ा देश है। अब इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी और दूं आपको। क्या आपने कहा कि साहब वक्फ में, मैं परसेंटेज में पूछूंगा कि कितनी वक्फ में जमीन वक्फ बोर्ड ने कर रखी है, और इसके पीछे जब से 14 से सरकार आई है, देखिए 14 से जब से सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की एक नई खोज हुई थी भारत की, 2014 से पहले वक्फ के पास 4 लाख एकड़ हुआ करती थी जमीन, और 14 से 24 के बीच 8 लाख एकड़ हो गई है। तो ये जान के एजेंडा चलाने के लिए मोदी जी के कार्यकाल में इसको बढ़ोतरी दी गई। ये जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि CBI और सारे संस्थान ये जांच करें कि 10 साल में 4 लाख से 8 लाख कैसे हो गई। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आपने एक बड़ी बात स्वीकारोक्ति की है। अगर वो बीजेपी ने करवाया, किसी ने करवाया, आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसने जमीनों पर कब्जा किया है, उसकी जमीनें बढ़ गई है अवैध रूप से। सुन लीजिए, अवैध रूप से उसकी जमीनें बढ़ गई है ना। मेरी सुन तो लीजिए पूरी पसंद, आपने यही तो कहा। दीजिए। नहीं, मैंने ये कहा है कि 4 लाख से, हाँ वही कह रहा हूं मैं, वही बोलिए 4 लाख से बोलिए 2014 से 24 के बीच 4 लाख से 8 लाख हो गई। ये भाजपा का सुनियोजित विकास का कार्यक्रम है। ये इनका एजेंडा है कि इस देश में केवल हिंदू मुस्लिम चलाइए, सोशल फैब्रिक खत्म करिए। और मैं आपको धन्यवाद करूंगा इस चैनल पर और 140 करोड़ लोगों के सामने कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमित शाह की उस भाषा को कहा कि वो भी धमकी ही है। तो हो सकता है आपको इस पद से हटा दिया जाए, डायरेक्टर जनरल, हो सकता है अमित शाह इनको बुरा लगे, लेकिन आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपने धनंजय गिरी से पूछा कि अमित शाह जी की धमकी लगती है। मेरी चिंता कतई ना करें, मेरी चिंता कतई ना करें। दूरदर्शन इस समय कांग्रेस के क्लचिस, कांग्रेस के शिकंजे में नहीं है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ले लूं तो मुझे 3 महीने तक डंप कर दिया जाएगा। इस समय दूरदर्शन आजाद है और पूरी आजादी से काम कर रहा है। और मैं अमित शाह पर भी सवाल उठाता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री पे भी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप डीजी से ज्यादा पावरफुल हैं सर। 1 मिनट रुकिए, लेकिन मुझे आपसे अजय वर्मा जी 1 मिनट, अजय वर्मा जी 1 मिनट। आपने जो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के पास जो जमीनें बढ़ी हैं वो बीजेपी ने बढ़ाई हैं, लेकिन इसका मतलब 1 मिनट, अब मैं धनंजय गिरी से इसका सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन देखिए 2 चीजें साबित हुई अब तक डिबेट में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक, मौलाना अतीकुर रहमान ने कहा कि भाई करप्शन है वक्फ बोर्ड के, वो पैसा वैसा इधर उधर चला जाता है, आम मुसलमानों को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई वक्फ की जमीनें बढ़ गई है, बीजेपी ने जमीन बढ़वाई है। तो धनंजय गिरी जी, अब आप बताइए कि आखिर आपके शासन में, आपके रहते ये जमीनें कैसे बढ़ गई? देखिए अशोक जी, मैंने अजय वर्मा को बहुत ध्यान से सुना और सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, उनकी जो बातों को मैंने सुना, मेरे बातों को भी ध्यान से सुन ले, बीच में कूदने की बात ना कर। 2-3 बातें वो लगातार कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें बढ़ गई। मैंने आपसे बताया कि 1913 से 1923 में, 1995 में और उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट करके वक्फ के पास असीमित पावर दे दिए और कहा कि आपको जहां मन करे वहां झंडा गाड़ दीजिए,
आपको नहीं साबित करना है, आपको जमीन के कागज नहीं दिखाने। ये 2013 में दुनिया में एकमात्र ऐसा कांग्रेस के कुकृत्यों से कानून निकला जिसमें लिखा हुआ है कि आपको जहां मन करे झंडा गाड़ दीजिए, जमीन पर, आसमान पर, हवा पर, तूफान पर, चांद पर, जमीन, सूरज पर, जहां मन करे झंडा गाड़ दीजिए और कहिए कि भाई तुम दिखाओ कि तुम्हारी जमीन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अब लोग बस साबित करें कि जमीन उनकी है। अब हनुमान जी का मंदिर 20 एकड़ में हो या दुर्गा जी का मंदिर हो कर्नाटका में, वो साबित करे कि वो जमीन उसकी है कि नहीं है, वक्त में झंडा गाड़ दिया। जब इस्लाम तामील में नहीं आया था 1500 साल पुराने तमिलनाडु का संकट, तमिलनाडु का, वहां पर वक्त में झंडा गाड़ दिया, नोटिस कर दिया। पटना में कह दिया कि ये वक्त की जमीन है, तमाशा हो गया पूरा। यहाँ गुरुद्वारे को कह दिया कि यहाँ पर, दिल्ली के 3 मंदिरों को कह दिया। जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो। अजय वर्मा जी, आपके यहाँ कानूनों की कोई अजय वर्मा जी, अच्छा एक मिनट एक करके सर, एक एक करके देखिए, बिंदुवार सुनिए एक मिनट सर, सुनिए ना प्लीज, दोनों की आवाज बंद कीजिए, दोनों क्या सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गंभीर से कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, जरा दोनों लोगों से निवेदन है। रुकिए अजय जी, एक मिनट रुकिए, आपने एक बिंदु उठाया था, देखिए बिंदुवार, एक मिनट धनंजय जी, बिंदुवार बात करिए, जो आपने अजय जी एक बिंदु उठा, एक मिनट रुकिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं। आपने अजय वर्मा जी कहा कि भैया जमीनों पर कब्जा हो गया, आपने माना कि वक्फ ने जमीनों पर कब्जा किया और वो बीजेपी ने करवाया। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों ने जो लास्ट अमेंडमेंट किया था उसमें असीमित अधिकार दे दिया था, इसलिए वक्फ की जमीनें बढ़ती गई। ठीक है, अब बिंदुवार बात कीजिए, जवाब दीजिए इसी बात का। एक मिनट धनंजय गिरी जी, एक एक करके प्लीज। धनंजय गिरी, आप लोगों ने असीमित ताकत दी, इसीलिए तो एक पूरा का पूरा गांव और एक ऐसा मंदिर जो इस्लाम के आने से पहले बना है, 1700 साल पुराना मंदिर है, उस पर आके कह दिया जाता है कि वक्फ की जमीन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, असीमित अधिकार दिए। बोलिए अशोक जी, एक मिनट अजय वर्मा जी से सवाल, एक मिनट बोलिए अजय वर्मा। देखिए अशोक जी, हमने कोई भी असीमित अधिकार दिए या सरकार ने दिए? 2016 में नोटबंदी का कानून ला दिया गया। अरे सर प्लीज, ना विषयांतर नहीं, बिल्कुल नहीं विषयांतर नहीं, नोटबंदी का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके, नोटबंदी का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है नोटबंदी का। नोटबंदी का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, नहीं विषय पर रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं और फिर मेरा निवेदन है विषय पर रहें प्लीज। विषय से विषयांतर नहीं, नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं, रोज आते हैं बात, इस पे कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, आज इसी पे रहे, विषय पे आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofA.icai.org. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए
जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जहरीली जबान और अमित शाह का ऐलान, क्योंकि अमित शाह ने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जो वक्फ बिल है उसको हम पारित करवाएंगे। दूसरी तरफ संसद से बाहर सड़कों पर लगातार धमकी भरे अंदाज में मुस्लिम मौलाना ये कह रहे हैं कि अगर इसको छुआ गया, कुछ किया गया तो फिर आर पार की लड़ाई होगी और हमने लोगों को रोक रखा है, उसके बाद ये होगा वो होगा। 24 तारीख को दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन 24 नवंबर को करने की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ जो चुनाव अभी चल रहे हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में, वहाँ बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं और उन फतवों में इंडी गठबंधन को वोट देने का एक जो रीजन दिया जा रहा है वो ये कि इंडी गठबंधन वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों के साथ खड़ा है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी से, अतीकुर रहमान जी हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक मिनट रुकिए सौरभ दुबे, ये जो कह रहे हैं असीमित अधिकार तो 2013 में दिए गए थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद तो असीमित अधिकार दिए गए, तो फिर उसके बाद तो कानून को बदले बिना आप कैसे वक्फ पर जो आप रोक लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ तर्क पे दिए जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि तर्कों की जो कंगाली होती है वो व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है। जिस प्रकार से अभी एक आंकड़ा दिया गया राष्ट्रीय टेलीविजन पे, बहुत गलत आंकड़ा दिया गया कि 2014 में 4 लाख एकड़ थी और अब जो है वो डबल हो गई 8 लाख एकड़। भैया इनको ये नहीं पता, इनको किसी ने गलत, अभी ये गए थे कहीं गायब थे, इनको किसी ने डाटा गलत दे दिया। 2009 तक 4,76,435 जो है एकड़ जो है वो जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास थी 2009, और 2009 से 2014 तक उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और लास्ट में जब 2014 का इलेक्शन घोषित होता है उसके ठीक पहले आचार संहिता लगती है जिसमें 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो ब्रिटिश सरकार से हमको विरासत में मिली थी हिंदुस्तान को, और उस जमीन को जो है 123 प्रॉपर्टी को जो है वो वक्फ बोर्ड को देने का काम मनमोहन सरकार ने किया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस वक्फ जो ये संपत्ति दी गई है ये नाजायज है, ये तरीका गलत है और इसको वापस लिया जाए। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी के बाद जब वो कमेटी रिपोर्ट पेश करती है 2016 में, तो वहां पर हाई कोर्ट क्या कहता है कि हाई कोर्ट कहता है कि इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई उसने भी कुछ ना कुछ इसके सही तरीके से जांच नहीं की। 2017 में वापस हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई जो 2 समिति जो है वो रिपोर्ट जो है उसने पेश किया 2019 में। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से अभी हमारे भाई बोल रहे थे ताकुर रहमान जी कि मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ना उसका आम मुसलमानों से कोई लेना देना है ही नहीं, ये सिर्फ बनाया गया है खास मुसलमानों के लिए। जो 1% मुसलमान है वही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से रिलेटेड है, क्योंकि उन्हीं के पास अथाह संपत्तियां, वही लोग इसके अंदर जो है कमेटियों में शामिल हुए, वही लोग जो है बोर्ड के अंदर जो है लगातार बैठे जब तक 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। और आम व्यक्ति जो आम मुसलमान है, जो अभी संशोधन की बात कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, वो यही चाह रही है, उसकी मंशा ये है कि ये जो खास मुसलमान है जिन्होंने संपत्तियों को अतिक्रमण कर रखा है, इसको आम मुसलमानों को भी पता चलना चाहिए कि मुसलमानों के नाम पर ये जमीन का अतिक्रमण जो है वो किस प्रकार से वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया और मुसलमानों को उसके अंदर, आम मुसलमान को बदनाम किया गया। तो ताकुर रहमान जी हैं, इनको स्पष्ट कर दूं मैं, आप बार बार पूछ रहे थे, ये जो खास मुसलमान और आम मुसलमान इसके बीच की खाई है जो है ये वक्फ बोर्ड पैदा करता है। वक्फ बोर्ड पे लगातार देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो है जब वो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी समय से जो है इन पे उस समय थे कि बड़े रजाकार थे, बड़े राजा थे, तो वो दान में संपत्तियों को दे देते थे। लेकिन जब कांग्रेस, हिंदुस्तान आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी,
तो कांग्रेस ने 70 सालों में ये जो 4 लाख एकड़ से लेकर के 8 लाख एकड़ जमीन गई, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और 2014 में जो उन्होंने जो मनमोहन सरकार ने 123 संपत्तियां वो ब्रिटिश जो हमको विरासत में मिली थी वो देने का काम किया, तो उसको स्पष्ट करें। अतीकुर रहमान जी, उससे पहले सीमा मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जो पूरी बात है वो ये है कि अतीकुर रहमान जी, बाकी लोगों ने भी जो कहा, अगर कुछ लोग हैं जो वक्त की संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं और अगर उसमें करप्शन है, तो फिर अमेंडमेंट से आपको तकलीफ क्यों है? आप लोग को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अमेंडमेंट से जो तकलीफ है, आप देखिए एक चीज जो है वो जेपीसी में है इस समय, और जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि जो हमारी सरकार में बीजेपी है वो कभी भी लोगों के कंसेंसस पे बिलीव नहीं करते, कभी भी वो किसी चीज पे डिस्कशन एंड कंसेंसस से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। बस अगर वो एक दिन आके बोल देते हैं ऐसे ही, ये हम तो इसको लेके आएंगे, है ना, तो फिर आपने जेपीसी में भेजा ही क्यों था उसको? आखिर ये चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि 4 लाख से 8 लाख हो गई, और करप्शन अगर कहीं पे है तो हम नहीं कहते कि करप्शन को आप चेक मत करिए। इनफैक्ट बीजेपी के राज में इस समय इतना करप्शन है कि जो मेरे ख्याल से वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए इस तरह की बातें करना, एक टाइमिंग और इंटेंट भी देखा जाता है किसी भी चीज का। जब भी इलेक्शन आता है हिंदू खतरे में आ जाते हैं, हम मुसलमान, देखिए जो मुसलमान लोग हैं या क्रिश्चियन है या जो भी है, माइनॉरिटी है, आई थिंक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना उनके राइट से ना एक अच्छी बात है, और ऐसे ये हर कंट्री करती है, जिसको करना चाहिए। और देखिए ये सब कहना कि मतलब नहीं, सीमा जी हिंदू, सीमा जी हिंदू खतरे में आ जाते हैं। सीमा जी हिंदू पता है खतरे में कब आता है? सीमा जी हिंदू पता है खतरे में कब? हिंदू पता है खतरे में? सुनिए सीमा जी, एक मिनट सुनिए सीमा जी, अब मैं बताता हूँ हिंदू खतरे में क्यों आता है। हिंदू खतरे में तब आता है जब देश की संसद में खड़े होकर कहा जाता है कि हिंदू हिंसक होता है और आपकी पार्टी की ओर से कोई विरोध नहीं होता, पूरे विपक्ष की ओर से विरोध नहीं होता। हिंदू खतरे में, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हिंदू खतरे में तब आता है जब आपका सहयोगी स्टालिन बोलता है, एक मिनट आवाज नीचे गिरे इनकी, सुनिए मेरी बात, आपने हिंदू खतरे की बात की ना, तो आप सुनिए मेरी बात सुनिए सीमा जी। हिंदू खतरे में तब आता है जब आप लोग उलेमाओं के सामने घुटने टेक देते हैं और उलेमा ये कहते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं, भले ही वो 2012 के दंगों के आरोपी हों, उनको वो निर्दोष बता के कहता है कि उन सबको रिहा करना होगा, और ऐसे उलेमाओं की जो मांगे होती हैं उनके सामने आप लोग घुटने टेक देते हैं, और जो बोलते हैं सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है उसके सामने आप लोग घुटने टेक देते हैं। तब हिंदू खतरे में आता है। हिंदुओं को खतरा और किसी से नहीं है, हिंदुओं को खतरा आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियों से है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियों से जो घुटने टेकते हैं उलेमाओं के सामने, उलेमाओं की हर मांग के आगे जो है सजदा करने लगते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। राजा आओ ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ,
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हो, हम दो टूक में वक्त को लेकर बात कर रहे हैं। जो इस वक्त माहौल है, मेरे पास समय बहुत कम है। अतीकुर रहमान जी, 30 सेकंड में जल्दी से मैं, आपने कहा करप्शन भी है, दूसरी तरफ ये डेटा है कि वक्त के बाद जमीनें बढ़ रही हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। सॉल्यूशन क्या है? अशोक जी, मैं धन्यवाद देता हूं सौरभ जी को, जिन्होंने पहली बार ये बात मुझे एक पैनल पर सुनने मिली कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। यही बात देखिए कितनी आसान हो गई। यही बात धनंजय गिरी कह सकते थे, यही बात बीजेपी के अन्य स्पोक्स पर्सन अन्य प्लेटफॉर्म्स पे कह सकते हैं, यही बात अमित शाह जी बता सकते हैं। मैंने शुरू में तो ये कहा था कि अगर बीजेपी ने सीरियसली ये वक्फ बोर्ड का करप्शन खत्म कर दिया तो बीजेपी और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा माइलस्टोन ये साबित होगा। ये कम्युनिटी के और बीजेपी के बीच में जितनी खाई है सब दूर कर देगा। ये बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है अशोक जी, आज तक के जितने भी करप्शन के मामला सामने आए, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के हो या साउथ के मंदिर के हो, कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, करप्शन दूर करिए। ओके, धनंजय गिरी जी, देखिए वो भी ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई करिए, उसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन किस बात का है? अगर कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए जा रहे हैं, जो कबियां हैं, जो हर जगह भाई भूमि भारत की दावेदारी भगोड़ों की, जो लोग वक्फ बोर्ड के अपनी संपत्ति अपनी जायदाद निजी इस्तेमाल में लगे हुए हैं और जहां मन करे वहां झंडा गाड़ दे रहे हैं, इसी कानून का संशोधन करने की जरूरत है। जो कांग्रेस ने असीमित अधिकार दे दिए, ऐसा पावर जो दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है कि जहां मन करे वहीं झंडा गाड़ दे। और संपत्ति किसकी है, इसके दावेदारी होनी चाहिए ना। वक्फ का एक नियम है कि जो अपनी कमाई से लिया जाए वो वक्फ को दिया जा सकता है। और जो अवैध है, जिस तरह से तमाम आप देखें, ईदगाह कहीं है, आपको देखा होगा रानी झांसी की मूर्ति लगाने पर भी रोक थी। और जो आम मुसलमान उसमें शामिल होता है उसे भी समझने की जरूरत है। मैं मुस्लिम स्कॉलर से कहता हूं कि वहां मुसलमानों को बताएं। वो तमाम तरह की जो तकरीरें की जा रही हैं, जो जहर उगला जा रहा है, जो दिमागों में जहर भरा जा रहा है, आखिर भर कौन रहा जाए? आखिर मेरे पास समय इतना ही है। एक बात तो तय है कि इसको लेकर के आम मुसलमानों में भी शिकायतें हैं। आम मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर वक्फ के तहत कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है इस माहौल से बचने की जरूरत है। और खुद ये सब लोग मान रहे हैं कि वक्फ में करप्शन है और वक्फ में जो है सुधार की जरूरत है। अब वो सुधार कैसे होगा उसको लेकर चर्चा हो तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि सड़कों पर उतरने, आर पार की लड़ाई लड़ने की बात हो। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। इस तरह के अगर बयान आएंगे तो इन बयानों से माहौल खराब होता है, कोई अच्छा नहीं होता और आम मुसलमानों का इससे कोई भला भी नहीं होता। इस बात को समझना जरूरी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे बढ़िया है